बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लैब में डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर साहब की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ ने खसूसी शिरकत की और मईशत की बेहतरी के लिए उठाए गए इकदाम का मजमूई तौर पर जायजा भी लिया गया। जबकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम वो लोग नहीं जो कहें कि 50 लाख घर बनाएंगे, हम सच्ची खरी बात करते हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जबकि तोशाखाना केस में बानी पिटाई और बुशरा बीबी के खिलाफ तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, पीटीआई की जानिब से पार्टी इंतखाबात का कहे कि फिर दोबारा मुलतवी करवा दिए गए हैं, क्या कहेंगे? की हिकमत अमली है और ये जो है ये ज़ाहिर है कि जो मौजूदा हालात हैं उसमें एक परेशानी का सामना है तहरीक इंसाफ को जी। और वो उसमें अब कैसे निकलते हैं, मेरा ख्याल से कोई इंटर पार्टी इलेक्शन का इस वक्त माहौल भी नहीं है। इस वक्त तो कौमी इंतखाब होने जा रहा है और अगले जुमे को इस वक्त जो है वो जुमे की रात तक इंतखाबात का नताइज भी आ चुके होंगे और ये भी वाज़ेह हो चुका होगा कि अगले वज़ीर आज़म कौन है, अक्सरियती जमात कौन सी। लेकिन बात वही जो मैं चंद दिनों से एक सवाल उठा रहा हूँ, लेकिन उसका भी वजाहत नहीं। मेरी मुस्लिम लीग नवाज के चंद लोगों से, रहनुमाओं से मेरी बात हुई तो उनसे मैंने पूछा ये सवाल। मैंने कहा जी नवाज शरीफ साहब हैं या शहबाज शरीफ साहब हैं, वज़ीर आज़म कौन है? उन्होंने कहा कि अब अच्छा, फिर उसके बाद जब उन्होंने बात की तो उसके बाद फिर मेरा दूसरा सवाल किया, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया वो बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि जी अगर तो हमें अक्सरियत हासिल हो गई, सादा अक्सरियत, या ये है कि मैंने कहा ये पॉलिसी है या आपका अंदाज़ा है कि आप तो मरकज़ी, मैंने कहा हमारा ज़ाहिर मरकज़ में लोग कहते हैं हमारा ख्याल है, जो बात हम सुन रहे हैं कि अगर एक ख़ास तादाद में नशिस्तें हासिल हो गई मुस्लिम लीग नून को तो, और बहुत ज़्यादा इत्तेहादियों की ज़रूरत ना पड़ी तो फिर नवाज शरीफ साहब होंगे, और अगर कम सीटें हुई तो शहबाज शरीफ साहब होंगे। तो मैंने कहा ये क्या, तो क्या शहबाज शरीफ साहब को मतलब किस काम के लिए रखा हुआ है कि मतलब अगर कम सीटें होंगी और जोड़ तोड़ होगा और हुकूमत जो है वो कमज़ोर बनेगी और वो तो वो उस वक्त शहबाज शरीफ आगे हो जाएंगे और बाकी जो है वो वरना नवाज शरीफ। मैंने कहा ये तो कोई हिकमत अमली, ये आपने क़यादत से सुना, कहते हैं नहीं क़यादत हमारा अंदाज़ा है। तो उससे मुझे ये इल्म हुआ कि मुस्लिम लीग के काफ़ी रहनुमाओं के जहन में भी ये सवाल अभी तक है, लेकिन इसका जवाब ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ साहब ने ही फैसला करना है। लेकिन ये मुझे तो अच्छा, फिर क्योंकि मेरा जो काउंटर आर्गूमेंट था, मैंने कहा जी अच्छा तो मैं नवाज शरीफ साहब क्या करेंगे अगर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो, तो उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब जो है वो नहीं। मैंने कहा नवाज शरीफ साहब पावर सेंटर किधर होगा? जो देखें जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत चली गई थी, नवाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तो रही थी, शायद खान अब्बासी साहब आ गए थे, लेकिन पावर सेंटर नवाज शरीफ साहब के पास ही था। जो लोग सारे मुस्लिम लीग नून के लोग थे, मुस्लिम लीग नवाज के लोग, या जो सियासी कायदीन भी थे, वो फैसला अगर मुस्लिम लीग नून की सियासत का कोई फैसला करना होता था किसी ने, तो नवाज शरीफ साहब के पास ही जाते थे। नवाज शरीफ साहब का ही वोट है, वोट नवाज शरीफ साहब का है। तो मैंने पूछा पावर सेंटर किधर होगा, यानी मिसाल के तौर पर अगर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते हैं और नवाज शरीफ साहब जाती उम्रा में होते हैं, तो लोग क्या नवाज शरीफ साहब के पास नहीं जाएंगे हतमी तौर पे? मतलब मौलाना साहब मुज़ाकरात क्या नवाज शरीफ साहब से करेंगे या शहबाज शरीफ साहब से? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जो देखिए ना पावर सेंटर मुख्तलिफ हो जाएगा ना, तो वो जो पावर सेंटर है वो तो नवाज शरीफ साहब के पास ही रहेगा, फैसला साजी भी उनके पास होगी। तो उस सूरत में जो है वो, यानी अब देखें ना, जैसे ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, अब इसके समरात अगले हफ्ते से आना शुरू, अगले हफ्ते या मुझे नहीं पता 15 तारीख को क्या ऐलान होता है पेट्रोलियम की प्राइसेस का, लेकिन इसके जो समरात हैं वो तो अगले हुकूमत के ऊपर जाएंगे ना। लोग तो अभी भूल जाएंगे अगले हफ्ते के अनवारुल्लाह काकड़ साहब का या मोहसिन नकवी साहब, ये निगरान हुकूमत अपना काम करके चलेगी। अब होगी सियासी हुकूमत। मैं मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पर ये जो सहाफ़ी हमारे जो कोलीग्स हैं, उनको जो है उन नोटिस आ रहे हैं FIA के और मुख्तलिफ, तो अब जो है वो अगली जो भी उसकी तारीख होगी या जैसे भी होगा, तो वो तो यहाँ पे वज़ीर इत्तलात के पास जाएंगे ना, वज़ीर केयर टेकर वज़ीर तो जा चुके होंगे, तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होगी, वो पॉलिटिकल पार्लियामेंट होगी, तो उनके पास जाएंगे पहले कि जी ये आपने हमें कैसे करवाया, ये कैसे करवाया, वो कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, वज़ीर दाखिला जवाब। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अभी आज देखें ना 3 हो गए अभी तक जो जज साहिबान रिज़ाइन करके गए हैं,
मुझे नहीं पता अदालतों में क्या मामला चल रहे हैं, उसमें बात नहीं करते ज़्यादा। लेकिन इसकी जो सूरत गरी है ना अभी वो, अच्छा फिर जो सदर हैं वो, जो मैंने बार बार मैं बात उठा रहा हूँ कि सदर कौन होंगे, और मरीम नवाज साहिबा, क्या मरीम नवाज साहिबा के पास पंजाब होगा या पंजाब आईपीपी के पास होगा? और ये जो बाकी आज़ाद जिनको टिकट्स मिले हैं, तहरीक इंसाफ का वोटर तो उनको वोट देगा। अच्छा मैंने आज ज़रा थोड़ी सी पल्स ली वो तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार, वो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, मैंने चेक किया कि इसमें से कितने आज़ाद उम्मीदवार बड़ी आसानी से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में चले जाएंगे। मुझे तो बहुत ही, मतलब मेरी जिनसे बात हुई, हो सकता है हो, लेकिन मेरी जिनसे बात हुई वो तो अपने इलाकों में इन हालात में जो सूरत हाल है और जिस सूरत हाल से वो गुजरे हैं, तो उस सूरत हाल में भी वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो तो उनको तो अगर किसी ने बचाया है इस पूरे अरसे में, तो उनके वोटर्स ने बचा के रखा है कि जहाँ पर वो किसी पे कोई मसला किसी, तो वो उनके वोटर उनको छोड़ेंगे कि आपने अब दूसरी पार्टी में चले गए। तो वो भी मुझे नहीं पता कि वो कैसे होगा अमल, ये जो है ना आज़ाद सारे एक तरफ चले जाएंगे और या दूसरी तरफ चले जाएंगे, वो भी एक प्रोसेस होगा जो इतना आसान नहीं होगा। तो अब इसमें इशू ये है क्योंकि तहरीक इंसाफ तो है ना अपनी जगह, तो ये अब अच्छा मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में उम्मीदवार खड़े हैं तहरीक लब्बैक के, जिनका कोई जिक्र नहीं कर रहा। तहरीक लब्बैक के बहुत बड़ी तादाद में वोट जो उम्मीदवार खड़े हैं और पूरे पाकिस्तान में खड़े हैं। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा की कोई सूरत गरी वाज़ेह नहीं हो रही कि वहाँ पर हुकूमत किसकी, और फिर उसके बाद सदर जो है वो क्या वो मार्च तक रहेंगे, मार्च से पहले जाएंगे, किस तरह से होगा उनका इलेक्टोरल कॉलेज अगले सदर का किस तरह से होगा, मतलब है कि काफ़ी अभी एक पूरा प्रोसेस है जो अभी शुरू है। लेकिन वही मैंने बात की कि इसमें कोई अगले 15 दिन 20 दिन ये असेंबलियों के बनते बनते ये सारे मामलात जो हैं ये वाज़े होंगे, और उसमें उससे पहले पहले ये भी वाज़े होगा कि वोटर कितने निकले हैं। वोटर्स तो निकलने चाहिए, अपना जो हक़ राय दही है वो तो इस्तेमाल करना चाहिए, और इससे कतई नज़र के मतलब मेरा ख्याल है और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि वोटर निकलेंगे और अपना हक ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसकी सूरत गरी क्या होगी, ये बात इंटरेस्टिंग है कि मुस्लिम लीग एक आम ज़ाहिर तासुर है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ रही है, लेकिन फिर पीपल्स पार्टी भी मुकम्मल तौर पर पूरी कुव्वत के साथ मैदान में है। मतलब वहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उनके भी जलसे हो रहे हैं, आसफा भुट्टो साहबा के जलसे भी हो रहे हैं, जरदारी साहब खुद भी खिताब कर रहे हैं और उनके जलसे बड़े हो रहे हैं। इधर आज नवाज़ साहब का जलसा बड़ा था, तो मतलब है कि अब ये इसकी जो हद में फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनको आप उनका भी कोई हतमी उन्होंने अभी तक ऐलान नहीं किया हुआ, ये उनकी मुलाकातें बहुत ज़्यादा नहीं हो रही इन दिनों में, वो भी अपनी इंतखाबी मुहिम और उनके, तो ये मेरा ख्याल है कि अगले चंद दिनों में इसकी सूरत गरी वाज़ेह होगी कि ये हुकूमत किस तरह से, अगर मैं तो वही बात कहता हूँ कि स्ट्रॉन्ग हुकूमत आनी चाहिए ताकि कम इत्तेहादियों की ज़रूरत हो, ताकि ये है कि छोटी काबीना बने। क्योंकि उसकी वजह ये कि जो बातें हम कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये तो इंतखाबी बातें हो गई ना, बिजली कम हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो IMF बड़ा सीरियस ले रही है इन सारी चीज़ों को, और उनकी तरफ से ये बात मतलब है कि उनको पहुँचाई भी जा रही है कि नहीं जी ये इंतखाबी ना रहे हैं, ये इसके बाद ऐसे नहीं होगा, वही कंडीशंस हैं जो आपके साथ हमने तय की हुई हैं। तो उसमें बिजली मुफ्त हो जाएगी और ये मतलब दरख्तों से रुपए गिरेंगे, और ये सारी इंतखाबी नारे हैं। बड़े आगे चैलेंजेस हैं रियासत के, जिसमें मईशत, सिक्योरिटी, खारजा पॉलिसी और ये जो इंटरनल रिफॉर्म्स और बाकी मामलात और सारे, और इसमें कहीं अकाउंटेबिलिटी के बगैर तो इन्वेस्टमेंट होती नहीं है। तो ये सारे मामलात जो हैं इनको देखना है आने वाले सेटअप को, और उसमें ये भी कि ये इसकी सूरत गरी तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती मेरे दिमाग में, तो इसकी पिक्चर होती है ना वो अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में क्लियर नहीं है, पीपल्स पार्टी के लोगों में वो कह रहे हैं कि हमारे, और हम तो पंजाब में भी हैं, हम तो KP में भी हैं, हम तो हर जगह पर हैं। तो ये अभी वाज़ेह हो जाएगा अगले चंद दिनों में, मेरा ख्याल है कि कौन होगा, और सदर जो होगा अगर वो दूसरी जमात का होता है, मैं बात फिर दोबारा कह रहा हूँ, तो वो सदर जो है वो ऑल पावरफुल शख्स, यानी वो छोड़ दें कि आईनी क्या होंगे, वो एक बड़ा पावरफुल पर्सनैलिटी होगी। अगर वो सदर मौलाना साहब के पास या जरदारी साहब के पास या नवाज शरीफ साहब अपने लिए वो ईवानी सदर चुनते हैं, तो वो फिर बड़ा एक अलग महफिल होगी वहाँ पे,
मतलब वो फिर अलग महफिल होगी, यानी वो ऐसे नहीं होगा कि जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि आरिफ अलवी साहब या ममनून हुसैन साहब या इससे पहले की तरह, वो बिल्कुल मुख्तलिफ शख्सियत अगर किसी और पार्टी के पास सदारत होगी। इसको आप छोड़ दें कि वो कितने 18वीं तरमीम के बाद क्या मामला आते हैं नहीं है, लेकिन यह है कि पहले हमने देखा है ना, जरदारी साहब भी बहरहाल कर रहे थे, तो एक पार्टी का ही हो तो बेहतर है, लेकिन अगर दो पार्टियों के पास दो ऑफिस जाएंगे, उसके अपने फिर इश्यूज हैं, उसके अपने इश्यूज हैं अदालतों के हवाले से, बिल्स के हवाले से, ये सारा तो बड़े आगे इसको देखना है कि ये कैसे चले, मुल्क के लिए बस अच्छा हो जो भी हो। अच्छा, अब इसमें जो है, तो अब ये तो अभी क्या इसमें डील्स होती हैं पॉलिटिकल, किस तरह से इत्तेहाद होते हैं, किस तरह से वजारतें आगे सीटें भी, ये सारा भी चल रहा है सारा। लेकिन एक जो डील है ना, डील ऑफ द डिकेड या डील ऑफ द सेंचुरी या डील ऑफ द मिलेनिया या इसको जो भी नाम दें, या मुआहदा या ऐलान, वो होने जा रहा है आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का, और वो एक एक कदम उस तरफ जो है वो, और कदम तेज़ी से उठ रहे हैं। और इसमें आज जो है अगले 24 घंटों में अगर एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है, इसका सरकारी तौर पे तो ऐलान नहीं हुआ, लेकिन यह है कि अंदाज़ा लगाया जा सकता है, किसी किस्म का कोई सरकारी ऐलान नहीं है, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं वो इसराइल आ जाएंगे या उनके आने का ऐलान हो जाएगा, और वो तल अवीव आएंगे, और तल अवीव आके वो जो हैं वो फिर उस मरहलावार सिलसिला शुरू होगा जो कि एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का जिसमें ऐलान है। अच्छा, उससे पहले जो है वो हमास की तरफ से, यानी ये आप समझें कि इसके ऊपर तकरीबन अब नेतन्याहू हुकूमत और हमास, मैंने आपसे उस दिन मैं ये बात की थी पिछली, ये जो इतवार को हुए थे ना, इतवार जुम्मा हफ्ता इतवार, इससे पहले भी ये जो पेरिस में हुआ है ना, पेरिस में हुआ है, ये यूरोप का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पेरिस में जो मुज़ाकरात हुए हैं, जिसमें जो कतर के जो वज़ीर आज़म और वली अहद, ठीक है ना, मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी, वो थे। उसके बाद विलियम बर्न्स, कम जिक्र कर चुके हैं, CIA के डायरेक्टर, वो थे। इजिप्ट के इंटेलिजेंस चीफ थे, जॉर्डेनियंस थे, और यहाँ पर जो है, यहाँ पे ये मामलात तय हुए, और यहाँ पे शिन बेत के रोनिन बार भी थे, जो शिन बेत को जो इंटरनल सिक्योरिटी है उनकी। अच्छा, तो ये जो है अब इसमें ये इस पूरी पिक्चर में जो है वो मुआहदा वो लिखा जा चुका है। ये बात हमने पहले भी की, 2 या 3 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल एक मुआहदा जो है वो उसमें बुलेट पॉइंट्स में लिखा जा चुका है। उसमें अब होना ये है, और मैं इसके देखें, ये बड़े एक तारीख़ी, मैं इसको इसलिए से बात कहूँगा कि देखिए, यूरोप तो संभाल लेगा यूक्रेन, यूरोप के मुल्क तो, ये यूक्रेन और रशिया का जो मामला है, इसमें चाइना भी है, यूरोपीय यूनियन, यूरोप के ममालिक जंगें देख चुके हैं, उनके मुज़ाकरात भी होते रहते हैं रशिया के साथ, आगे पीछे दाएं बाएं, ये वो संभाल लेंगे सारा। लेकिन जो मशरिक़ वस्ता है ना, मशरिक़ वस्ता की जब यहाँ से बरतानिया का ज़ोर ख़त्म हुआ है और अमेरिका यहाँ पर आया है, तो उसके बाद से लेके अब तक अमेरिका ने यही था कि जी ऑयल के बदले वो सिक्योरिटी फराहम करेगा मशरिक़ वस्ता को, मुख्तलिफ ममालिक को या हुकूमतों को या जो भी उनके सेटअप्स हैं। अब इशू ये सारा कि यहाँ पर अमेरिका का जो कमज़ोर होना है, या अमेरिका का यहाँ से जाना जो है, या अमेरिका के साथ ये जो भी मामलात हो रहे हैं इस वक्त, तो ये जो है, ये मशरिक़ वस्ता की आगे जाके जो पूरे मगरबी एशिया की, या इसको आप अफ्रीका तक चाहें तो इसको फैला दें, या इसमें आप चाहें तो ये जनूबी एशिया और बाकी पूरे एक ही, पूरा का पूरा एक ही बड़ा वस्ती एशिया, तो इसको अब ऐड कर लें, तो ये अब यहाँ जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं या अंदरूनी मामलात हैं, जिसमें अमेरिकन्स आके एक डिप्लोमेटिक लेवल पर भी ब्रोकर करते थे डील्स, हमेशा डील्स ब्रोकर अमेरिका करता था, तो ये अब आगे मुस्तकबिल में ये या तो खुद अमन कायम होगा, यहाँ पे मुल्क खुद बात करेंगे एक दूसरे से,
या ये है कि उनके आपस के इख्तलाफात में कोई अब ब्रोकर, क्या चाइना होगा, रशिया होगा, क्या किस सिलसिले आगे बनेंगे, क्योंकि एक पूरा का पूरा एक सिस्टम जो है ये देखें ना, और ये डिप्लोमेटिक सतह पे भी और अस्करी सतह पे भी, फौजी सतह पे भी आप देखें कि वो मुख्तलिफ जो मुल्क हैं उनको शायद पहले ही इस बात का इदराक था कि ऐसा कुछ होने वाला है। मतलब 2019 में यूएई और ईरान के ताल्लुकात बहाल होने शुरू हो गए थे। ये यमन की जो डील है, ये इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से यमन के साथ पीस एग्रीमेंट होना शुरू हो गया था, जिसमें और फिर सऊदी अरेबिया और ईरान के मामला, जिसमें चाइना, ओमान का रोल बहुत अहम था। ये मैं बार बार बात कहता हूँ कि ओमान जो है वो यमन के अंदर उसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और फिर उसके बाद जो है वो तुर्किया और साथ उसके मिस्र के ताल्लुकात हो गए, फिर कतर का वापस आना, खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात बहाल होना, बाकी ममालिक के साथ, फिर सीरिया का वापस आना अरब लीग में। तो बहुत कुछ यहाँ पे ऐसा है। फिर तुर्की के ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ, बाकी मुल्कों के साथ। तो ये जो कशीदगियाँ थीं पिछले 10-12 सालों में, या उससे पहले से, ये बड़ी हद तक जो है ये मुल्क खुद ही ख़त्म कर चुके थे। और इस दौरान बड़ी कोशिश भी हुई कि इख्तलाफ हो जाए, ये हो जाए, वो जाए, लेकिन मुल्कों ने अपने आप को जो है वो संभाल, मतलब एक हद तक गए, लेकिन उसके बाद वो उन्होंने कंट्रोल किया। और इख्तलाफात रहेंगे हमेशा। आज भी ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आई है, उनके बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये जो जज़ायर के हवाले से, कुवैत और सऊदी अरेबिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है। लेकिन उसके साथ ही ईरान जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे डिपेंड भी कर रहा है कि सऊदी अरेबिया जो है वो उसके साथ उसके तलखी ना बढ़े, क्योंकि ईरान एक प्रेशर में है कि कहीं अमेरिका जो है वो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड ना करे। क्योंकि लॉयड ऑस्टिन जो है उन्होंने कहा है कि हम ये जो 3 लोग यहाँ पे जो टावर 22 पे जो वाक़या हुआ है जॉर्डन और सीरिया के बॉर्डर पे, तो उसका हम अमेरिका बदला लेगा। लेकिन मेरा ख्याल हो सकता है अमेरिका इस वक्त थोड़ा सा रिस्ट्रेन करे, और हो सकता है अमेरिका कोई इस पे एक्शन ले। लेकिन अमेरिका अगर इस पे अटैक करेगा तो सवाल ये है कि वो ईरान पे करेगा या वो सीरिया में करेगा। सीरिया में तो आज इसराइल का एक अटैक हुआ है, वो तो चल रहा है उनका, ड्रोन्स एक दूसरे पे। लेकिन ये कि अमेरिका क्या इंगेज करेगा या इस वक्त पीस की बात करेगा। क्योंकि ये जो इस वक्त इशू है ना, इशू ये है कि जो ये एक नया ऑर्डर इमर्ज हो रहा है कि सिक्योरिटी कौन, और मुल्कों को भी ये एहसास हो रहा है इस बात का। ये देखें, अमेरिका को उलझा दिया हुतीज़ ने। ये नहीं कि किसी, ये आप ज़रा सोचें ना कि कुछ सद्दाम हुसैन की फ़ौज नहीं है इराक़ की, ये ऐसा नहीं है, ये हुतीज़ ने उलझा दिया, जिनका पता ही नहीं चल रहा कि इनके पीछे कौन है। ईरान, कितना ईरान है, कितना ईरान नहीं है, क्या मामला है। तो वो, और इसी तरह से आप देखें कि जो मतलब मिस्र की बड़ी कलीदी पोजीशन हो गई। सऊदी अरब जो है उसने मुसलसल ये अपना प्रेशर, और यूएई जो है उसने करारदादें पेश कर करके, तो सारे मुल्क इस वक्त जो है वो, सवाल ये है कि ये कैसा है, आगे मामला कैसे बढ़ेंगे। इसको एक इसमें नुक्ता नज़र जो है वो तो आज जो है वो फॉरेन अफेयर्स में एक बड़ा अच्छा ओपेड है। मैं उससे कुछ एग्री करता हूँ, कुछ एग्री नहीं करता हूँ उनके नुकात से, लेकिन बहरहाल इसको किसी ने देखना हो तो वो इसको पढ़ सकता है कि फॉरेन अफेयर्स में कि ओनली द मिडिल ईस्ट कैन फिक्स द मिडिल ईस्ट। ये जो 24वीं स्लाइड है, ओनली द मिडिल ईस्ट, वो मिडिल ईस्ट खुद ही अपने आप को फिक्स कर सकता है, अपने मामलात को हल कर सकता है। और द पाथ टू अ पोस्ट अमेरिका रीजनल ऑर्डर, अब ये है कि पोस्ट अमेरिकन रीजनल ऑर्डर में मिडिल ईस्ट अपने आप को कैसे लेके चलता है आगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मतलब इसमें जो मामलात होंगे आगे, इख्तलाफात तो हैं ना मुख्तलिफ हवालों से, तो अब ये है कि वो उसमें एक होता है ना कि यानी एक दरमियान में मुल्क जो सबको संभाल के रखे, आपस में कोई इख्तलाफात पैदा ना हो। वो चाइना रोल प्ले करेगा, वो रशिया करेगा, वो ये मुल्क खुद करेंगे बहुत हद तक। तो ये देखना है, क्योंकि इससे पहले हमें सबको पता है कि जहाँ जंगें छेड़ी अमेरिका ने, वहाँ इनके दरमियान डील्स भी ब्रोकर अमेरिका ही करवाता रहा। तो अब ये कि अमेरिका की अपनी जाहिर है कि एक डिप्लोमेटिक लेवल पर भी एक पोजीशन बड़ी अजीब सी हुई। ये जो आज होने जा रहा है, ये अगले 24-48 घंटों में या हफ्तों में या चंद जितना इसमें अरसा लगे ये फ़लस्तीनी रियासत के ऐलान के लिए, तो उसके साथ उसकी वजह है, देखिए ना, ये फिर 3 महीने पहले हो जाता, मतलब उसमें 27,000 से ज़्यादा, 27,100 तो सरकारी तौर पे ऐलान हुआ है कि जो शहादतें हो गई हैं।
तो उनका कौन अब करेगा, उनके बारे में कौन फैसला करेगा? तो प्रेसिडेंट बाइडन जो हैं वो प्रेसिडेंट बाइडन तो वो मिशिगन का उन्होंने मिशिगन स्टेट में उन्होंने विज़िट किया और ज़ाहिर है मिशिगन जो है वो वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में अरब अमेरिकन्स हैं और वहाँ पर ये अरब अमेरिकन इंस्टीट्यूट जो 9th स्लाइड है उनका जो एक पोल आया था कुछ अर्से पहले, तो उसमें अरब अमेरिकन इंस्टीट्यूट के पोल के मुताबिक जो प्रेसिडेंट बाइडन, अच्छा ये उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओहायो भी और ये पेंसिल्वेनिया भी, और यहाँ पर उनकी जो पॉपुलैरिटी है ड्रॉपिंग फ्रॉम 59 to 17%, ठीक है ना, 59 से 17% उनकी गिरी, 42% कम हुई 2020 से। तो ये बहुत ही एक उनके लिए ये जो रियासतें हैं जहाँ इलेक्शन होना है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो बहरहाल वो वहाँ गए, वहाँ जाकर उन्होंने ऐलान किया कि जी 4 जो इसराइली जो यहूदी आबादकार जो कि मगरबी किनारे में थे, जो कि तशद्दुद में मुलविस थे, उन पे अमेरिका पाबंदियाँ लगा रहा है। पाबंदियाँ लगाने से मुराद ये है कि उनको वीज़ा नहीं मिलेगा, पाबंदियाँ लगाने से मुराद ये है कि वो अमेरिकन प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे, ये वो सारा। तो उस पर इसराइल का रद्द-ए-अमल आया, लेकिन अरब जो थे वहाँ पे अमेरिका में उनका भी बयान आ गया कि भाई ये तो कोई आपने कदम नहीं उठाया, तो इसका तो। और फिर उसके बाद जो है वो एक ये भी खबर आई कि वहाँ पे जो सेक्रेटरी ब्लिंकन हैं उनसे भी, और मैं राइटर्स को कोट कर रहा हूँ, 17th पैलेस्टीनियन अमेरिकन जो हैं उन्होंने सेक्रेटरी ब्लिंकन से मिलने से इनकार कर दिया। अच्छा, तो अमेरिका के अंदर जो है जाहिर है कि इस वक्त ये 17th स्लाइड, ठीक है, हम यहाँ कोट कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया, एक मीटिंग के लिए उनको बुलाया गया था, लेकिन तो वहाँ का एक माहौल जो है वो एक ऐसा है जो इस वक्त, यानी ये मैंने आपसे मैं पहले भी कहता हूँ जियो पॉलिटिक्स अब गज़ा से निकलेगी, आगे का जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना, एक तो वो फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है, उसको शायद यूरोप और टर्की दरमियान में है, वो पहले भी बात को, अफ्रीकन यूनियन है उसमें, सऊदी अरेबिया है, बाकी मुल्क हो सकता है वो किसी पीस एग्रीमेंट पे पहुंच जाएं, लेकिन ये है कि जो रशिया के साथ चाइना है सबसे बढ़ गया। लेकिन यहाँ पर जो इशू है वो गज़ा वाला, वो पूरा का पूरा इसलिए कि रशिया ने और चाइना ने पोजीशन ली, और ओआईसी ने पोजीशन ली, और ग्लोबल साउथ ने पोजीशन ली, और लैटिन अमेरिका ने और यूरोप ने, और ये सारे ये पोजीशन ले ली। और पोजीशन लेने के बाद वो एक सूरत-हाल ऐसी बनी जिसमें दुनिया एक तरफ खड़ी थी और फिर अमेरिका को भी उसमें आके बात करनी पड़ी। अच्छा, अब इसमें जो है ये सूरत हाल इस तरह से है कि आज जो है वो जो सेक्रेटरी ख़ारिजा हैं बरतानिया के सेक्रेटरी ख़ारिजा आज बैरूत में थे, लेबनान, और उन्होंने वहाँ पे एक बहुत बड़ा ऐलान किया, बहुत बड़ा। उनका कहना ये है कि ये मुआहदा होने से पहले, जंगबंदी के बाद, जंगबंदी के बाद और मुआहदा होने में तो पता नहीं कितना अरसा लगे, हम शायद उससे बहुत पहले फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लें। हम फ़ौरन ही, बरतानिया इंतज़ार नहीं करेगा कि आखिर में जाए, जो फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले जो ममालिक होंगे, हम आखिर में नहीं होंगे, हम शुरू में होंगे। ये मैं गार्डियन को कोट कर रहा हूँ। यूके कुड रिकॉग्नाइज द पैलेस्टीनियन स्टेट बिफोर अ डील विद इसराइल। इसराइल के साथ डील से पहले ही हम कर लेंगे, तस्लीम कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये एक बड़ा स्टेटमेंट है, और ये मेरे ख्याल से डेविड कैमरॉन बरतानिया की तरफ से एक बड़ा है, और इसको जाहिर है कि फिर ये इसको दुनिया भर के जो ख़ास तौर पे अरब मुल्कों के 5th स्लाइड अगर हम दिखा सकें, टॉप यूके डिप्लोमेट सेट के बरतानिया कुड रिकॉग्नाइज फ़लस्तीनी रियासत बिफोर अ पीस डील विद इसराइल, ठीक है ना। तो ये इजिप्ट का भी मीडिया, सारा मीडिया इसको कोट कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन जो ब्रेकिंग है ना खबर, ब्रेकिंग खबर जो है, ब्रेकिंग न्यूज़ जो है, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मुआहदा जो है वो तो बड़ी हद तक तय पा चुका है, और ये जो है गार्डियन ये अभी ब्रेक कर रहा है खबर, 22वीं स्लाइड, इसराइल एंड हमास क्लोजर टू अ सीज फायर डील, ठीक है। और इस पे जो अब इसराइल का मीडिया को अगर मैं देख रहा हूँ, तो इसराइल का मीडिया जो है वो ये कह रहा है कि जी इसमें 50-50 डील हो गई है, ठीक है। 50-50 का भी लफ्ज़ मैंने कहीं भी पढ़ा है, उन्होंने कहा है कि जी 50-50 डील हो गई है, ठीक है ना। अच्छा, 50-50 अब वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने भी, उनके मीडिया ने भी बात करनी शुरू कर दी है। और इसमें जो है वो टाइम्स ऑफ इसराइल 14 स्लाइड पे अभी डिस्कशन शुरू हो गए हैं। यूके एंड यूएस
सीम टू पुश फॉर फ़लस्तीनी स्टेट टू सून। मतलब अब ये बहस हो रही है कि इतनी जल्दी फ़ौरन एकदम अचानक ये क्या हो गया। अच्छा, और जो नेतन्याहू हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो देखिए ना, चार तो वो फ्रंट्स हैं जो कि आप समझ लें कि जो मिलिट्री फ्रंट्स हैं जो खुले हुए हैं, ये अमेरिका के लिए भी इशू है। और ये जो यहाँ पे मुल्क मौजूद हैं जो मुस्लिम ममालिक हैं, और उनके लिए भी मगरबी एशिया में इशू है कि ये जो मलेशियाज़ हैं इनको क्या करना है। क्योंकि अगर फ़लस्तीन की रियासत जो है वो उसका ऐलान हो जाता है। अच्छा, ईरान भी इसके साथ है, ये जहन में रखें। और ईरान में आज जो है वो उनके जो तेहरान के यानी जो मतलब मैं ये आयतुल्लाह खामेनी की बात नहीं कर रहा, उनके जो तेहरान में उनके जो रहनुमा हैं, उन्होंने आज नमाज जुम्मा के बाद जो खुतबा दिया है, तो उसमें खुतबे में उन्होंने ये महर न्यूज़ एजेंसी ईरान की 19th हमास कंडीशंस फॉर सीज़ फायर कम्प्लीटली रीजनेबल, तो वो ईरान में भी उन्होंने जो है ये बात की है कि जी अब एक माहौल के बिल्कुल ठीक है जी, ये बिल्कुल सही हो रहा है, और ये इस तरह से जो है ये सीज़ फायर की जो कंडीशंस हैं हमास ने बिल्कुल सही रखी हैं। अच्छा, मैं उसमें जो बात कह रहा हूँ ना वो ये है कि ये इस कदर यानी वो देखें कि जो हुतीज़ हैं उनका मसला अभी भी फायर हो रहे हैं, लेकिन ये है कि जो डीमोरलाइजेशन होती है ना, अब इसराइल अभी भी वहाँ पे फ़ौजें उनकी कर रही जा, काफ़ी इलाकों से वो निकलना भी शुरू हो गए हैं। लेकिन इशू ये है कि अभी इसमें बड़े इफ्स एंड बट्स हैं। पहली बात तो ये है कि वो जो याहिया सिनवर और बाकी जो रहनुमा हैं, उनको ये कहा गया था कि हमास खाली करेगी, ये इलाका पूरा हमास खाली करेगी, यहाँ पे अरब ममालिक या इस्लामी ममालिक की फ़ौज आ जाएगी। लेकिन इसमें जो आज एक मैप सामने आया है, उस मैप ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। और वो जो मैप है वो आया है जो एसोसिएटेड प्रेस ने दिया है, जो अगर हम ये दिखा सकें यहाँ पे, एसोसिएटेड प्रेस का जो एक मैप है, वो मैप जो है वो बहुत ही भयानक मैप है। और वो भयानक मैप ये है कि देखें वो जो मुकम्मल जो गज़ा पे जो इतने अरसे में बमबारी हुई है, तो उन्होंने एक प्रिसीजन बॉम्बिंग की है जो सैटेलाइट पिक्चर्स के साथ अब सामने आ रही है। और सैटेलाइट पिक्चर्स के ज़रिए क्या सामने आ रही है कि इसराइल ने जो बिल्कुल गज़ा का वो इलाका जो इसराइल के साथ था, वहाँ मुकम्मल इमारतें गिरा के एक तरह से समझें कि एक कंप्लीट बफर जोन बना दिया है। बफर जोन उन्होंने कंप्लीट, और वो गज़ा की तरफ बनाया है। यानी ये जो दोनों के दरमियान जो सरहद है वो है 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर का मज़ीद 60 किलोमीटर का इलाका, और उसके साथ उन्होंने मज़ीद इलाका अंदर का ले लिया, वो भी तकरीबन 60 किलोमीटर बनता है। तो 360 किलोमीटर तो टोटल रकबा है गज़ा का। तो इसमें से और 60 किलोमीटर, तो क्या ये कोई प्रपोजल है कि ये कोई बफर जोन बनेगा और वो गज़ा के इलाके में बनेगा? गज़ा तो बहुत थोड़ा सा छोटा सा तो इलाका है। तो ये आज पिक्चर जो है एसोसिएटेड प्रेस ने ये जारी की हैं, और इसने अब नए सवाल खड़े कर दिए हैं कि ये क्या कोई बफर जोन होगा बीच में, या फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान, ये तो फ़लस्तीनी इलाके में उन्होंने क्या ये बॉम्बिंग की है कंप्लीट, और ये एक प्लान के तहत हुआ है सारा। ये वो सवाल हैं जो आने वाले दिनों में खड़े होंगे। अच्छा, याहिया सिनवर और बाकी लोगों से ये था हमास के लोग यहाँ से चले जाएंगे, हमास तो ज़ाहिर है कि वो हमास के लोग हथियार डालेंगे, ये उसमें कंडीशन है, और वो जो है वो यहाँ पे दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस आ जाएंगी अरब ममालिक की, इस्लामी ममालिक की। लेकिन याहिया सिनवर और बाकी जो लोग लड़ रहे हैं वहाँ पे हमास के, उन्होंने गज़ा छोड़ने से इनकार कर दिया। वो ये कह रहे हैं कि हम हथियार डाल देंगे। अभी जो हमास के लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि हम हथियार डालेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर जो भी हमने किया है उस पर हमारे ऊपर यहीं पे मुकदमा चला के यहीं हमें सज़ा दे के यहीं हमारी तदफीन की जाए, हम अपना इलाका छोड़ के नहीं जाएंगे। तो हम हथियार डाल के हम जो भी करना है माहिदा वो उस पर रजामंद हैं, हम आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का ऐलान हो, लेकिन हमें इधर ही जो भी सज़ाएँ हैं वो दे के और इधर ही तदफीन की जाए, क्योंकि हम गज़ा छोड़ के जाएंगे नहीं। मतलब हमारी यादगारें पड़ी रहेंगी, हम हमारे ख़ानदान, हमारे आगे पीछे सारे दोस्त अहबाब इधर ही दफन है, और अभी ख़ास तौर पे जो लोग शहीद हुए हैं 27,000। तो ये एक मामला है जो आने वाले 24-48 घंटों में, मेरा ख्याल है सेक्रेटरी ब्लिंकन अगर आते हैं तो उसके बाद फिर ये, उससे पहले एक माहौल तो बन गया सारा। डेविड कैमरॉन का ये कहना कि बरतानिया सीज़ फायर होते ही तस्लीम कर लेगा, ये बहुत बड़ा ऐलान है।
नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि अगली हुकूमत के खदोखाल वाज़े होने में चंद रोज़ लगेंगे, अभी चंद रोज़ लगेंगे। और मेरा ख्याल है कि सियासी जमातों में भी अभी ये बात आपस में भी देखिए ना, अब जैसे GDA जो है वो एक बन रही थी लेकिन रुक गई, उसके बाद उसका क्या होना था सिंध के अंदर वो सारा रुका। तो ये अभी मेरा ख्याल है ये अगले जो 4-5 दिन हैं इनमें ये काफ़ी कुछ तय होना है। और सियासी जमातें ख़ुद भी जो है वो उनमें क्लैरिटी नहीं है कि उनका जो है वो उम्मीदवार कौन होगा। और मतलब जाहिर है कि मियाँ साहब भी तय करेंगे वहाँ से, लेकिन अभी तक उसमें यानी उनके जो काफ़ी रहनुमा हैं वो ये बात मियाँ साहब से पूछ भी नहीं सकते, मतलब मियाँ साहब से जाहिर है कि सब मियाँ साहब को कह रहे हैं। लेकिन क्या मियाँ साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा अगर सादा अक्सरियत नहीं होती और तो क्या बहुत ज़्यादा इत्तेहादियों के साथ वो चाहेंगे कमज़ोर हुकूमत एक बनाएं, या वो शहबाज शरीफ साहब फिर जाएंगे। फिर मैंने वही कहा ना कि पावर सेंटर लेकिन फिर नवाज शरीफ साहब का ही होगा। और पंजाब मरीम नवाज साहबा जहाँ होंगी वहाँ आप समझ लेंगे नवाज शरीफ साहब होंगे, तो वो पावर सेंटर वही होगा। चाहे मरीम नवाज साहबा वज़ीर आला हों या वज़ीर हों मरकज़ में, दोनों सूरतों में पावर सेंटर जो है वो मरीम नवाज साहबा होंगी, क्योंकि लोग उनको देख रहे होंगे एज ए नवाज शरीफ साहब। तो ये जो है ये मतलब है कि वजाहत हो जाएगी अगले चंद दिनों में। और दूसरी जो मैं बात कह रहा हूँ ना कि ये जितनी सादा अक्सरियत के करीब होगी हुकूमत उतना ही मुल्क के लिए अच्छा होगा। कोई भी हुकूमत, चाहे वो इवन तहरीक इंसाफ को भी आप वो ना करें अभी में, उनके भी तो मतलब अगर वो ये बात तो हो रही है कि जी 60-70 सीटें निकाल लेंगे, तो 60-70 सीटें निकाल लेंगे तो 70 सीटें 80 सीटें ये तो बाकी जमातों के लिए भी बात हो रही है। तो ये तहरीक इंसाफ और तहरीक लब्बैक और बाकी जो MQM है, जमात इस्लामी है, JUIF है, तो ये जो है ANP बाकी सारे मैदान में हैं। तो ये अब किस तरह से बनेगा? अगर तो कम लोगों की ज़रूरत हुई तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हुई पूरी जैसे PDM, और वो PDM में पीपल्स पार्टी नहीं थी लेकिन पीपल्स पार्टी के पास भी जाहिर है कि पूरा उसका वो था। ये भी ज़हन में रखें कि आरिफ अलवी साहब की सीट खाली होनी है। फिर ये भी ज़हन में है रखें कि जो पिछले 1-2 सालों के अंदर जो एक सियासी सेटअप रहा है, जाहिर है कि एक गैर मामूली हालात मुल्क में रहे हैं, उसमें गवर्नर्स जो हैं वो तो सियासी उन्होंने वो आइन के तहत गवर्नर्स सदर से अपनी पावर ड्राइव करते हैं। गवर्नर जो होते हैं वो सदर मुमलिकत, लेकिन यहाँ पर वो सदर को तो नहीं माना कि गवर्नर्स तो पॉलिटिकल हैं, और वो पॉलिटिकल वो उन्होंने स्टे किया अपनी जगह। तो इशू ये है सारा कि वो और PDM के दौर के वही कंटिन्यू हो गए। तो ये आगे जो खदोखाल हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं अगले उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है अभी तक। अभी वो क्लैरिटी तो उस वक्त आएगी मेरे ख्याल से कि जब पूरा जोर लगा के सारे और अवाम भी उस सारे के सारे वोट डालें, क्योंकि इलेक्शन में जितना वोट डलेगा और उतना ही वो लोगों की राय सामने आएगी। ठीक है, और तशद्दुद से दूर हों और उसमें इलेक्शंस में वोट डालें। वोट की पावर बड़ी पावर होती है, तो उसमें डालें और जो भी फैसला है वो करें। लेकिन ये है कि उसमें एक बात तो ये है ना कि वोट, लेकिन फिर ऊपर भी देखना है ना कि वो बहुत ज़्यादा हुकूमत बन जाती है बड़ी, क्योंकि साथ ही आपके जो IMF और बाकी सिक्योरिटी क्राइसिस है, ये हमले देख रहे हैं आप पिछले दिनों में चंद बढ़ गए हैं, कशीदगी ये भी, और ये जब रीजनल पूरा डिसऑर्डर हो रहा है ना इलाके का, दुनिया का, अब ग्लोबल लेवल पर आप तसव्वुर करें ना कि यानी कोई सोच सकता था कि ये यूक्रेन की जंग जो इतना फ्रीज हो जाएगी, और कोई सोच सकता था कि ये जो है ये गज़ा से जो उनकी कैलकुलेशन थी ना कि भाई हम 2-3 दिन के अंदर आके ये 2-3 दिन का मामला है इसको ठीक कर देंगे। इसराइल की कैलकुलेशन थी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के साथ, लेकिन वो नहीं हुआ। अब इसमें बहरा अमर पूरा रेड सी, उस रेड सी को सिक्योर नहीं कर सका अमेरिका। नेटो का ऐलान हुआ, फ़ौजों ने आने से मुल्क उन्होंने कहा नहीं नहीं हमारी नुमाइंदगी होगी, हम जंग में नहीं कूदेंगे। उसके बाद आप ये देखें कि वो तो बहुत सारी बहुत अहम फैसले, और ऐसे लोग जो तेज़ी के साथ फैसले करें ना, कतर को देखें तेज़ी से उनके, आप टर्की को देखें, टर्की ने आज 7 लोग और पकड़ लिए मोसाद के, टर्की में गिरफ्तार हो गए। 34 उन्होंने 2 जनवरी को पकड़े थे। तो वो जब ये ऐलान हुआ था कि जी मोसाद दुनिया भर में कत्ल करी, अब देखिए वहाँ से लेके अब यहाँ तक आना, ये जो फासला तय हुआ है, तो ये तो बहुत मेरा ख्याल से एक ऐसी बात है जिसमें अब इसको
न्यूयॉर्क टाइम्स आज नेतन्याहू के ऊपर ये बात कर रहे हैं, 13 स्लाइड अगर हम दिखाएं आप पे, कि नेतन्याहूज बाइंड कॉम्प्रोमाइजिंग इन गजा और होल्डिंग ऑन पावर एट होम। वहाँ पर भी पावर जा रही है, और वहाँ ये बात हम पहले भी कह चुके हैं, इसको डिस्कस कर चुके हैं हम, कि नेतन्याहू के लिए जो है ये बहुत बड़ा मसला हो जाएगा कि आगे जाना है, पीछे जाना है, किस तरफ जाना है, कैसे करना है, क्या। और जो अब इसमें बात ये सारी कि ये पूरी जो ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, ये इन्होंने जो 4 पे किया है ना, पाबंदी लगाई है, अनाउंसमेंट टू ऑफ फर्दर 10 स्लाइड फर्दर मेजर्स टू प्रमोट पीस स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन वेस्ट बैंक, इसके ऊपर जो है जो 4 लोगों पे इन्होंने पाबंदी लगाई है, तो वो भी अब एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। अच्छा, रशिया ने जो रशिया का तास है ख़बर रसां एजेंसी उनकी, वो ये बयान उनकी तरफ से आ रहा है कि जी कतर की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है, और कतर के जो वजारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं उन्होंने ये बयान दिया है कि सेकंड स्लाइड, कि इसराइल अप्रूव द टर्म्स ऑफ डील विद हमास रीच्ड इन पेरिस। ठीक है, और आप ये देखें कि इसराइल का सबसे पुराना अखबार आज क्या एडिटोरियल छाप रहा है, ये मैं 3rd स्लाइड दिखा रहा हूँ। ठीक है, और इसराइल मस्ट से येस टू अ पैलेस्टीनियन स्टेट। अब सवाल ये है कि यानी अब आप ये देखें ना कि ये किस तरह से दुनिया तब्दील हुई है। और मैं ये बात बार बार एक अरसे से कह रहा हूँ कि ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से, और चूँकि ख़ारजा पॉलिसी के साथ आपकी मईशत वाबस्ता है, और ख़ारजा पॉलिसी ये नहीं है आपकी कि रूटीन नहीं, गैर मामूली ख़ारजा पॉलिसी। आज़रबाईजान आर्मीनिया को कैसे आप छोड़ सकते हैं इन दिनों में आप ये जो फ़लस्तीन पे हमने स्टांस लिया है, बहुत इतना मैंने फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ, मैंने कभी इतना मजबूत स्टांस नहीं देखा पाकिस्तान का। और मतलब है कि उसमें आप ये देखें ना कि वो अब्राहम अकॉर्ड जो हुए, तो उसमें तो ये था कि इसराइल के साथ कर लिए फ़लस्तीनी रियासत के बग़ैर मुल्कों ने, लेकिन फिर उसके बाद वो माहौल अब ऐसा हो गया कि वो मनवा के 2 रियासती हल होगा, कि इसराइली रियासत का भी ऐलान होगा साथ। तो और फिर उसके बाद जो शहीद हुए हैं लोग, और फिर ये मुल्क वहाँ जाके तामीर करेंगे। आप देखें ना, मुत्तहदा अरब अमारात जिन्होंने बार बार सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर करारदादें पेश करता है, उनके इतने यंग उनके जो आए हैं नए मिनिस्टर्स, उनकी ख़वातीन भी हैं और बाकी जो शख्सियात भी हैं कतर के, कि आप कहते हैं कि यार ये क्या अपने मुल्क के लिए इन्होंने एक स्टांस लिया हुआ है, और वो जो है वो रीजन के लिए भी है, मुल्क के लिए भी है, और बड़ा कंपोज्ड, और जो बात करने का तरीका बड़े बड़े ज़बरदस्त, जो अगली जनरेशन इमर्ज हो रही है मुख्तलिफ मुल्कों से, वो बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि इसी दौरान ये अक़वाम मुत्तहदा की जो रिफ्यूजी का जो रिफ्यूजी काउंसिल उनकी बनी हुई थी, जिसके ऊपर पाबंदियाँ वगैरह लगा दी थी, और जिसका पैसे रोक दिए थे कि जिसमें दहशतगर्द हैं सारे, उसको जनाब नॉर्वे की पार्लियामेंट के अरकान ने नोबल इनाम के लिए नामजद कर दिए उस अदारे को नॉर्वे के अंदर। अब ये जो है ये एक नया रौला है कि जी उसको UNRWA, क्योंकि इनकी इतनी खिदमात रही हैं ये, और मेरी देखें कल ये अगले 24, 48, 72 घंटे, एक हफ़्ता, ये पूरा हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन या महीना या उससे ज़्यादा, ये पूरी दुनिया जो है ना, ये इस वक्त आप समझ लें कि पूरा खित्ता नहीं है, ये पूरी एक रियासत का ऐलान होना, पहले जंगबंदी होना, फिर कैदी रहा हो, फिर उसके बाद वहाँ से उसकी डीमिलिटराइजेशन कैसे होती है, फिर बहुत से मुल्क देखें, हिजबुल्लाह भी क्यों बनी, हमास भी क्यों बनी, वही जो सेक्रेटरी जनरल ने बात की थी, उनके पीछे एक मतलब कोई वजह थी तो बनी ना। अब वो जो वजह फ़लस्तीनी रियासत का क़याम होता है, तो फिर एक नई डायनामिक्स होंगी, ठीक है, और उसमें सिर्फ वो बाउंड्रीज तक नहीं होंगी, बल्कि उसमें और भी बहुत, उसमें मतलब ये भी देखना है कि सिक्योरिटी, फिर वो गैस के, ऑयल के एग्रीमेंट, वो सारा गज़ा के पास जाएगा, जो साइप्रस के साथ एग्रीमेंट्स हुए थे, उसमें मल्टी नेशनल कंपनीज फौरी तौर पे अपना जो है रुख मोड़ेंगी। फिर ये बहर अहमर की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ठीक हो जाएगा सारा। अभी तो ये इसलिए हो रहा है ना कि सारे वो इसमें फ़लस्तीनी रियासत की तरफ बढ़ रहे हैं, और बहुत बड़ा एक कॉज है। तो इसमें यह है कि ये ग्रेजुअली फिर इसकी सिक्योरिटी, और अगला फिर उसमें मईशत, और उसमें फिर मेरा ख्याल है कि बहुत सारी मलेशियाज़
या बहुत सारे जो पैरा मिलिट्री ग्रुप्स और इस तरह के काम कर रहे हैं पूरे मशरिक़ वस्ता में, वो अमेरिकन प्रेजेंस तो रहेगी किसी न किसी फॉर्म में। हो सकता है वो मिलिट्री बेसिस की शक्ल में ना हो, वो डिप्लोमेटिक शक्ल में ही हो, लेकिन ये कि ये हमले और अगवा और ये सारा कुछ उसके बाद ये ख़त्म करना पड़ेगा, रियासतें की अपनी रिट कायम होगी, यहाँ तक जाना है और अमन और स्टेबिलिटी की बात होगी। लेकिन मैं आपसे वही बात कह रहा हूँ ना कि अगर यहाँ तक बात हो गई है कि इसराइल में कि जी वाहिद ही रास्ता ये है कि इसराइल मस्ट रिकगनाइज अ पैलेस्टीनियन स्टेट, तो फिर उसके बाद ये है कि अब अगले 24-48 घंटों में हमें इंतज़ार करना चाहिए कि सेक्रेटरी ब्लिंकन जब यहाँ आते हैं तो उनके दौरे के दौरान क्या ऐलान होता है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुर्दोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।